बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम यूएचएस केमिस्ट्री का चैप्टर 2 लेके आए गैसियस स्टेट। इसमें हम डिफरेंट गैस के लॉज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उसके बाद हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ से। आप जानते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर का इसमें ताल्लुक है। वॉल्यूम इन्वर्स होता है प्रेशर के, वी इन्वर्स है प्रेशर के। और आप जब भी इस प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके इक्वल लगाते हैं तो आपको कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। बॉयल्स ने कांस्टेंट के यूज़ किया यहाँ पे, v इज इक्वल टू के ओवर पी। या आप इसी फार्मूले से नेक्स्ट भी बना सकते हैं, p उस साइड ही ले आइएगा, पी वी इज इक्वल टू के। ये भी आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस फार्मूले का मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, वो भी K के बराबर, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 वो भी K के बराबर, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमने बॉयल्स लॉ के जितने भी फार्मूले हैं, डेफिनेशन देखी हैं, वो तमाम की तमाम एक शर्त पे वैलिड है। वो शर्त क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जब आप ये चीज़ देखते हैं ना कि वॉल्यूम इन्वर्स है प्रेशर के, तो आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। आपने ये नहीं करना कि प्रेशर लगाना शुरू किया एक सिलेंडर पे, तो प्रेशर लगाने पे उसका वॉल्यूम कम होगा क्योंकि इन्वर्स है। एट द सेम टाइम आप नीचे से गर्म करना शुरू कर दें। जैसे आप नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका वॉल्यूम तो अब कम नहीं होगा। तो आपने ये हीट प्रोवाइड नहीं करनी, ना ही कूलिंग करनी है। उस वक्त वाकई ये बात ठीक होगी। ना ही आप नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर सकते हैं। इस बात का ये मतलब है कि ये नहीं कि आप ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू करें और नीचे से गैस की अमाउंट को बढ़ाना शुरू कर दें, वो तो कम नहीं होगी ना फिर। तो ये भी आपने मद्देनजर रखना है। अब इसके हम डिफरेंट ग्राफ बनाएंगे। ये तमाम ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनते हैं, तो ये आइसोथर्म कहलाते हैं। तो मैं आइसोथर्म बनाने जा रहा हूँ, या लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट आइसोथर्म्स। आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन टेम्परेचर। जब भी किसी चीज में इनवर्स रिलेशन हो, जैसे वॉल्यूम और प्रेशर का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो ग्राफ हमेशा एक कर्व बनता है। तो वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ बना एक कर्व, ये कर्व कहलाती है आइसोथर्म। आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन्स टेम्परेचर। सेज मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ग्राफ बना लिया, आइसोथर्म बना लिया। मैं कहता हूँ नहीं, मैं ये एक्सपेरिमेंट 25 डिग्री सेल्सियस पर करना चाह रहा था। तो कोई बात नहीं है, आप जब इसे 25 डिग्री पर करेंगे तो आपका ग्राफ सेम ही आएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ये भी एक आइसोथर्म है। आप कहते हैं नहीं, मैं ये एक्सपेरिमेंट 100 डिग्री पर करना चाह रहा था, तो आपका दोबारा ग्राफ ऐसा ही आएगा लेकिन थोड़ा सा ऊपर जा चुका होगा। ये तमाम के तमाम आइसोथर्म ही हैं। अब सबसे पहले जो प्रॉब्लम माइंड में आता है स्टूडेंट के, भाई हम तो कह रहे हैं हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, आप ये टेम्परेचर चेंज किए जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? बिल्कुल वाकई आपका वैलिड क्वेश्चन है। ये बात समझ लें, टेम्परेचर कांस्टेंट से मुराद क्या होता है। सेज आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, कोई भी एक्सपेरिमेंट, गैस ली और उसका आपने प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन स्टडी करना शुरू किया, प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। आपने एक्सपेरिमेंट के शुरू से पहले एक खास टेम्परेचर फिक्स कर लेना है। सेज मैं ये एक्सपेरिमेंट 0 डिग्री पे करना चाह रहा हूँ। अब जब मैंने पहली रीडिंग 0 डिग्री पर ले ली, तो तमाम एक्सपेरिमेंट में आखिरी रीडिंग तक ये टेम्परेचर रहना चाहिए। ये होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। अब ठीक है, मैंने 0 डिग्री पे तमाम एक्सपेरिमेंट स्टडी कर लिया, डिज़ाइन करने के बाद मैंने उसका ग्राफ बना लिया और ये मेरे पास ग्राफ आ गया। ये सेम टेम्परेचर था कांस्टेंट। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने 25 डिग्री पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। आप कर सकते हैं, आप किसी टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? जिस टेम्परेचर पर आपने शुरू किया है उसी टेम्परेचर को मेंटेन रख के आपने तमाम रीडिंग लेनी है। तो 25 से शुरू कर सकते हैं, आप 100 से शुरू कर सकते हैं। तो ये तमाम कांस्टेंट टेम्परेचर है। ये एक अलग एक्सपेरिमेंट है, ये एक अलग एक्सपेरिमेंट है, ये एक अलग एक्सपेरिमेंट है। तो ये तमाम आइसोथर्म है, ये नहीं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है। अब आप ग्राफ बनाइए जरा P और 1/V को लेके। जब आप प्रेशर और वॉल्यूम, इनवर्स वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं तो इस बार कर्व नहीं आती बल्कि स्ट्रेट लाइन आ जाती है। डिफरेंट लाइंस आ जाएंगी डिफरेंट टेम्परेचर पे। आप हाई टेम्परेचर करेंगे
लाइन ऊपर चली जाएगी, मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे लाइन मज़ीद ऊपर चली जाएगी। लेकिन ये तमाम जो लाइनें हैं ना हैं स्ट्रेट, T1 T2 T3, और ये आप ऐसे माइंड में रखिएगा T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। मतलब कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ ऊपर की जानिब जा रहे हैं। चूँकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है इसलिए ग्राफ ऊपर ही जाएंगे, तमाम ग्राफ के ऊपर ही जाएंगे हाई टेम्परेचर पे। बात समझने वाली ये है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ गई। स्ट्रेट लाइन तो डायरेक्ट रिलेशन को जाहिर करती है, कर्व इनवर्स रिलेशन को जाहिर करती है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है ये समझिएगा। तो यहाँ से दो बातें मैं लिख लेता हूँ, दोनों हमारी बातें बिल्कुल वैलिड हैं। जब आप वॉल्यूम और प्रेशर को डिस्कस करेंगे आप कह सकते हैं P इज इनवर्स टू V। वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्स हैं, वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप V और 1/P को डिस्कस करेंगे, 1/P आप एक वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो आप लिखेंगे V इज डायरेक्ट टू 1/P, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं P इज डायरेक्ट टू 1/V। तो ये दोनों बल्कि तीनों बातें ठीक हैं। P इज इनवर्स टू V, V इज इनवर्स टू P, V इज डायरेक्ट टू 1/P, P इज डायरेक्ट टू 1/V। और इसी बात के सबूत के लिए ये ग्राफ देख लें, 1/V और P का ग्राफ स्ट्रेट लाइन साबित कर रहा है कि ये एक दूसरे के डायरेक्ट है, राइट। ये तमाम के तमाम ग्राफ यहाँ भी आइसोथर्म कहलाएंगे। आइसोथर्म मीन सेम टेम्परेचर। आपका एक एक्सपेरिमेंट एक ही टेम्परेचर पर होता है, ये अलहदा एक्सपेरिमेंट का डाटा है, ये अलहदा का और ये अलहदा का, इसलिए T3 T2 T1 डिफरेंट टेम्परेचर हैं। इसके बाद तीसरा ग्राफ जो बॉयज लॉ में बन सकता है वो है PV और P के दरमियान। हम जानते हैं PV कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये वाला ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, इस लाइन के पैरेलल, ठीक है। आपने ये बना दिया टेम्परेचर T1 पे, तो आप अगर टेम्परेचर चेंज करना चाहें एक्सपेरिमेंट के शुरू में कर सकते हैं, और आप एक नए टेम्परेचर T2 पे बना दें, ग्राफ इसमें भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और आप टेम्परेचर मज़ीद चेंज करना चाहते हैं, आप मज़ीद टेम्परेचर T3 पे बना दें, तो T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ये भी तीनों आइसोथर्म ही हैं, ये वाले भी आइसोथर्म हैं। आइसो मीन सेम, थर्म मीन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे आइसोथर्म ऊपर की जानिब जाते हैं। आप आइसोथर्म ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा लॉ देखेंगे गैसियस स्टेट का, चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट होता है। इस बात का मतलब सिंपल कि अगर किसी गैस को गर्म करें तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो फैल जाती है। V = KT कॉन्स्टेंट आ गया, आप P को जाके डिवाइड कीजिए, V/T = K। अगर गैस का पहला वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1 K के बराबर, क्योंकि K कांस्टेंट है उसमें चेंज नहीं होना, 1 2 नहीं होना। वॉल्यूम V2 टेम्परेचर T2 K के बराबर, दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों K के बराबर हैं तो आपस में बराबर होंगे। V1/T1 = V2/T2। ये तमाम बातें उस वक्त वैलिड हैं जब कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। स्टूडेंट, जब भी आप ये ग्राफ बनाएंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्ट हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है इसे आइसो बार कहा जाता है। आइसो मीन सेम, बार मीन्स प्रेशर, क्योंकि आपका प्रेशर इसमें कांस्टेंट है। अब जो आइसो बार हैं आप डिफरेंट प्रेशर पे बना सकते हैं। सेज आपने पहली बार एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया और पहली बार एक्सपेरिमेंट आपने प्रेशर P1 पे किया और आपने एक आइसो बार बना लिया। आप कहते हैं नहीं, मैं किसी और प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट स्टडी करना चाहता हूं, तो आप किसी प्रेशर P2 पे भी एक्सपेरिमेंट स्टडी कर सकते हैं और उसका जो आप आइसो बार बनाएंगे वो भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन अब पहले वाली पोजीशन पर नहीं बनेगी, ये P2 पर है। आप किसी और प्रेशर पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, जिस मर्जी प्रेशर पे बना लीजिए।
लेकिन शर्त यह है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में प्रेशर रखना है, एक्सपेरिमेंट के एंड तक वही प्रेशर रखना है। आप ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट चेंज नहीं कर सकते। ये कांस्टेंट प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब इसमें ऐसे है कि जो P3 है ये ग्रेटर है P2 से और वो ग्रेटर है P1 से। इस बात का मतलब है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आइसोबार नीचे की जानिब आएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होता है और वॉल्यूम नीचे की जानिब कम हो रहा है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है, ठीक है। एक और यहाँ पे लॉ है गैस के बारे में, चूंकि हमारी बुक में नहीं है इसलिए ये आपने कभी पढ़ा भी नहीं है, लेकिन चूंकि ये लेवल की बुक में मौजूद है और जो यूएचएस का पेपर है वो ए लेवल और एफएससी का कंबाइन बनता है, तो बेहतर है आप इसे पढ़ लें, 1-2 मिनट का ही काम है, इतना मुश्किल नहीं है। वो ये बात है कि प्रेशर डायरेक्ट होता है टेम्परेचर के, जैसे वॉल्यूम डायरेक्ट होता है टेम्परेचर के, ऐसे ही प्रेशर भी टेम्परेचर के डायरेक्ट होता है। डेली लाइफ में आप इसे पहले से जानते हैं, एक बैलून है, आप उसे जैसे ही धूप में रखते हैं वो फट जाता है। क्यों फट जाता है? जैसे ही आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, उसकी जो गैस के मॉलिक्यूल थे उनका प्रेशर बढ़ गया और प्रेशर बढ़ने की वजह से उन्होंने बलून को फाड़ दिया। तो आप यहाँ पे कांस्टेंट के लगाइएगा, P इज इक्वल टू के टी, टी उधर जाके डिवाइड कर दीजिएगा, P ओवर टी इज इक्वल टू के, और P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। ये फार्मूला बनाने का मकसद है कि कभी न्यूमेरिकल्स में आपको प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन दिया जा सकता है। फर्ज करें उन्होंने प्रेशर दे दिया, फिर टेम्परेचर दे दिया, फिर दोबारा टेम्परेचर दे दिया और फाइनल प्रेशर पूछ लिया, तो आप ये फार्मूला आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि पी और टी में डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए पी और टी का जो ग्राफ बनेगा ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये ग्राफ आइसो कोर कहलाता है। आइसो मीन सेम, कोर मीन्स वॉल्यूम। क्योंकि आपने गेल-उज़ेक लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर का ताल्लुक देखना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखना होता है और नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट रखने होते हैं। नंबर ऑफ मोल तमाम एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट होते हैं। तो बाकी रहा वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से इसे आइसो कोर कहा जाता है, सेम वॉल्यूम या कांस्टेंट वॉल्यूम। आप फर्ज करें आपने ये V1 वॉल्यूम पे एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया और डाटा हासिल कर लिया। आप कहते हैं नहीं मैं किसी और वॉल्यूम पर ये ग्राफ बनाना चाह रहा था, तो आप जिस मर्जी वॉल्यूम पे ग्राफ बना दीजिए। आप V2 पर बना लीजिए, आप V3 पर बना लीजिए। ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएंगे, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज हो चुकी होगी और ये इस अंदाज में है V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ा के एक्सपेरिमेंट करेंगे वैसे वैसे ये ग्राफ नीचे की जानिब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने पर जो प्रेशर है वो इन्वर्स होता है ना वॉल्यूम के। प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा तो ग्राफ नीचे की जानिब आएगा। स्टूडेंट्स एक और लॉ जो कि वॉल्यूम का रिलेशन शो कर रहा है नंबर ऑफ मोल के साथ, ये है एवोगैड्रोस लॉ। वॉल्यूम डायरेक्ट होता है नंबर ऑफ मोल के। इस बात का मतलब है कि जैसी गैस के नंबर ऑफ मोल या अमाउंट बढ़ाई जाएगी उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जब उसकी अमाउंट कम की जाएगी तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा। यहाँ पे कांस्टेंट के लगा दिया, V इज इक्वल टू के एन, एन उधर जाके डिवाइड कर दीजिए, V ओवर एन इज इक्वल टू के। अगर आपके पास पहला वॉल्यूम है, पहला नंबर ऑफ मोल है वो भी के बराबर, दूसरा वॉल्यूम दूसरा नंबर ऑफ मोल वो भी के बराबर, दोनों आपस में बराबर, ही फार्मूला बन गया। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल चूंकि डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन आपने इसे कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे परफॉर्म करना होता है, तो ये STP भी कहलाता है, स्टैंडर्ड या सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसमें तमाम जो हमने कवानीन पढ़े हैं उन्हें कंबाइन करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं, जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। वॉल्यूम हमने पढ़ा प्रेशर के इन्वर्स है बॉयल्स लॉ में, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट है चार्ल्स लॉ में, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के डायरेक्ट है एवोगैड्रोस लॉ में। तमाम कंबाइन कर दिए। यहाँ पे कांस्टेंट आइडियल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट कहलाता है। पी उस साइड पे ले जाइए, PV इज इक्वल टू NRT। ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन बन गई, और ये इक्वेशन क्या बता रही है? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल जनरल गैस कांस्टेंट R एंड टेम्परेचर। PV का हासिल ज़रब बराबर होगा NRT के हासिल ज़रब के। यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं, PV ओवर NT। R इज इक्वल टू PV ओवर NT। अगर आप एक मोल गैस की बात करें तो PV ओवर T भी बन सकता है। अगर आपके पास कंडीशन है पहले वाली, पहला प्रेशर, पहला वॉल्यूम और पहला टेम्परेचर, ये भी R के बराबर बन जाएगा। R1 नहीं बन सकता क्योंकि R कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता। P2 V2 ओवर T2 ये भी R के बराबर, दोनों R के बराबर है, आप इन्हें आपस में भी बराबर कर सकते हैं। P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। हमारे पास एक फार्मूला बन गया जो डिफरेंट न्यूमेरिकल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये 8 पोस्टुलेट्स हैं इसके। एक आइडियल गैस के लिए लाजमी है कि इन 8 के 8 पॉइंट्स को मानें। अगर कोई गैस इनमें से कोई एक या दो पॉइंट्स नहीं मानती, इट मीन्स कि वो आइडियल गैस नहीं है। पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल्स। कोई भी गैस है, चाहे वो साइज़ में बड़े हैं, उसके मॉलिक्यूल चाहे छोटे हैं, दुनिया की हर गैस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल, हीलियम है, नियोन है। ये डायटोमिक भी हो सकते हैं, ये ट्राइएटोमिक भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। मूव रैंडमली। गैस के मॉलिक्यूल एक जगह रुके नहीं हुए, बल्कि वो मूव कर रहे हैं बेतरतीब, आपस में टकरा रहे हैं, बर्तन की दीवार से टकरा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, ठीक है, उनकी मूवमेंट तो रैंडम है, लेकिन दो कोलिजन के दरमियान, मतलब मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे मुड़ गया, फिर यहाँ पे गया, फिर इस साइड पे मुड़ गया। बिटवीन टू कोलिजन दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ये माइंड में रखिएगा, स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू कोलिजन्स। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल पे ग्रेविटी नहीं होती, लिहाजा वो कर्व नहीं बना सकते कि नीचे की जानिब झुकता हुआ जाए। वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, चाहे ऊपर को जा रहा है चाहे नीचे को जा रहा है, और जब कोलाइड करेगा तो वो रैंडमली मूव कर लेगा। तो रैंडमली ये कंफ्यूज कर सकता है कि क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, यस, दो कोलिजन्स के दरमियान, लेकिन ओवरऑल पूरा का पूरा जो उनका मोशन है वो रैंडम है। कोलिजन जब वो किसी भी चीज़ से टकराते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, और जब वो बर्तन की दीवार से टकराते हैं मॉलिक्यूल, तो उस पर एक प्रेशर लगाते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। गैस के मॉलिक्यूल की जो कोलिजन है, इसे इलास्टिक समझा जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप दीवार पे बॉल मारते हैं तो वापस आ जाती है, थोड़ी बहुत उसकी फोर्स ज़ाया हो जाती है। लेकिन आप यहाँ पे सपोज करें गैस के मॉलिक्यूल जिस ताकत से जा रहा था उसी ताकत से वापस पलट आता है। सेपरेशन, गैस के मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा फासला है और उनके दरमियान खाली जगह बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैस के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन है वो नहीं है। अब इस बात से हम क्या फ़ायदा निकाल सकते हैं? किसी भी केमिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसके मोशन या मूवमेंट की वजह से होती है, और किसी भी केमिकल में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसमें मौजूद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती है। टोटल एनर्जी हमेशा मजमुआ हुआ करती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के। तो गैस के मॉलिक्यूल में तो अट्रैक्शन नहीं है, लिहाजा उसकी पोटेंशियल एनर्जी नियर अबाउट ज़ीरो, टोटल एनर्जी नियर अबाउट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप गैस के मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं एक आइडियल गैस की, तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी उसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होती है। अच्छा, ये जो नंबर 5 और नंबर 6 पॉइंट है ये बहुत अहम है, ये आगे बहुत हमारे काम आएंगे। गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं होती, और इसके बाद एक्चुअल वॉल्यूम नियर अबाउट ज़ीरो। गैस के मॉलिक्यूल का जो असल वॉल्यूम होता है एक्चुअल, वो तकरीबन ज़ीरो होता है। इस बात का मतलब ये है, थ्योरेटिकली मैं आपको समझा देता हूँ, कि हमारे पास की एक गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स इस तरह रैंडम हैं, ऐसे मौजूद हैं। मैं थ्योरेटिकली ऐसे करता हूँ कि इन्हें तमाम को पिक करता हूँ और पिक करके यहाँ किनारे पे एक ढेर बना देता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इन्हें पिक करके यहाँ पे ढेर बनाया, तो आप देखें इन्होंने बिल्कुल ही कम जगह घेरी एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। पूरा का पूरा कंटेनर खाली है और ये इतनी सी जगह में आ गए। तो इसका मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, असल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, वो ना होने के बराबर होता है, ज़ीरो के तकरीबन बराबर होता है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, जहाँ पे वो फैली हुई होती है। गैस के मॉलिक्यूल में ग्रेविटी नहीं लगती, क्योंकि वो कंटिन्यूसली कोलाइड किए जा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, और इसकी वजह से ग्रेविटी का कोई असर नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की डायरेक्ट है। इस बात को अभी हम इक्वेशन से साबित कर देते हैं। इन 8 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए क्लासियस ने इक्वेशन बनाई थी, PV इज इक्वल टू 1/3 MnC का स्क्वायर। इस इक्वेशन में P से मुराद प्रेशर है, V से मुराद वॉल्यूम है, M मैस है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, C हम डिस्कस करेंगे, इसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आगे हम इसे डिस्कस करते हैं।
लेकिन सबसे पहले एक और इक्वेशन आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। यह आपने फिजिक्स में इक्वेशन पढ़ी है बहुत बार, लेकिन केमिस्ट्री में हम यहाँ पे v इस्तेमाल नहीं करते बल्कि c इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री में फॉर n मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की तादाद बहुत ज़्यादा होती है इसलिए कैपिटल n लगा दिया फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया हाफ mnc का स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों को मैं आपस में डिवाइड करने जा रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को। तो इसे जिसे मर्जी ऊपर रख दें, जिस मर्जी को नीचे रख दें। मैं काइनेटिक एनर्जी वाले को ऊपर रख के पीवी वाले पे डिवाइड कर देता हूँ। ये 1/3 mnc का स्क्वायर। अब देखें ये वाला तो इसे कैंसिल आउट हो गया फैक्टर, 3 ऊपर चला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय पीवी इज इक्वल टू 3/2 और पीवी उस साइड पे ले जाइएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 पीवी। ये हमारे पास पहला फार्मूला बना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 पीवी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का पहला फार्मूला हमने बना लिया। ये फार्मूला साबित कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट पर। मिसाल के तौर पर एक गैस है जिसका प्रेशर है 1 atm, 1 atm, उसका वॉल्यूम है 1 लीटर। आप उसका ये काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 3/2, बी की जगह 1, बी की जगह 1, तो 3/2 इसका आंसर आ गया। गैस की आपने कंडीशन चेंज की, उसका प्रेशर आपने कर दिया 2 atm। जैसे ही आपने उसका प्रेशर 2 atm किया तो उसका जो वॉल्यूम है वो हाफ रह जाएगा ना, 0.5 dm3। आप दोबारा काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2, पी की जगह 2 और वी की जगह 0.5, कि 3/2 ही अगेन आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी प्रेशर या वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही। काइनेटिक एनर्जी प्रेशर और वॉल्यूम के हासिल ज़रा प्रोडक्ट और पीवी पे डिपेंड कर रही है। तो इसी इक्वेशन को आप देखें, हम इससे नई इक्वेशन बनाने जा रहे हैं और मैंने आपको एग्जांपल से साबित कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2, तो आप वैसे ही लिखिएगा 3/2। आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है पीवी क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू के होता है। तो देखें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है और अभी हमने साबित भी किया था काइनेटिक एनर्जी का कांस्टेंट आंसर आ रहा था। तो ये हमने इक्वेशन एक और बना ली इसी इक्वेशन से, ये भी आप मद्देनजर रखिएगा, माइंड में रखिएगा। इसी इक्वेशन से एक और इक्वेशन बनाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 आप जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। फॉर 1 मोल पी वी इज इक्वल टू आर टी। आर और 3/2 कांस्टेंट हैं। जब भी कांस्टेंट और इक्वल इकट्ठे मिलते हैं तो ये बना देते हैं प्रोपोर्शन। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट है टेम्परेचर के, हमने साबित किया। और ये 8वां पॉइंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का यही बता रहा था, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्ट है। तो इसे साबित करने के दौरान हमें कई काम की इक्वेशन मिली। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 पीवी। आप ये इक्वेशन यूज करेंगे जब भी आपको प्रेशर वॉल्यूम दिया जाए और काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के, ये साबित हुआ कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 आरटी। आप ये इक्वेशन आप ये यूज करेंगे जब आपको टेम्परेचर दिया जाए और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जाए। जी तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसमें सबसे पहले मीन वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे और दो मेथड है हमारे पास मीन वेलोसिटी फाइंड आउट करने के। सपोज हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, पहले की वेलोसिटी 10 है, दूसरे की 11, तीसरे की 12। तो मीन का मेथड आप मैथ में लगाते हैं कैसे, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू
डिवाइड बाय देयर नंबर। तो ये 2133 डिवाइड बाय 3, ये आ गई 11 मीन वेलोसिटी। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। अब देखें सेकंड मेथड। सेकंड मेथड के 2 स्टेप हैं। हम यही आंसर निकालेंगे लेकिन एक नए मेथड से। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें डायरेक्ट ऐसे ऐड करके इनके नंबर पे डिवाइड करने की बजाय क्या करें, इन वैल्यू का स्क्वायर ऐड करें। 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय देयर नंबर, ये आ जाएगा 100, 121 एंड 144 डिवाइड बाय 3, नियर अबाउट 365 तकरीबन डिवाइड बाय 3 या 121.66, ये इसका आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, हमने मीन लेने की बजाय मीन स्क्वायर लिया, हर वैल्यू का स्क्वायर और फिर मीन। इसे कहा जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आंसर वो नहीं आया जो हमने अपने पहले मेथड से आंसर निकाला है। इसका मतलब अभी हमारा मेथड ये मुकम्मल नहीं हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसीलिए मैंने कहा था इस मेथड 2 के 2 स्टेप हैं फर्दर। पहले आपको निकालनी पड़ेगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर आप क्या करेंगे, जब आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल चुके हैं जिसका आंसर जो भी आ जाए 121 पॉइंट समथिंग, आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट लेने पर जो वेलोसिटी बनती है दैट इज़ कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आपको इसके नाम की समझ आई होगी, इसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपने रूट लिया है किसका, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। और इसका आंसर देखें वही आ जाएगा ना 11 पॉइंट समथिंग, ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आ गया ना। सपोज 11.1 या 2 में लिख देता हूँ, तो आप देखें वही आंसर आ गया लेकिन 2 स्टेप के बाद। अब ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों निकाली जाती है, क्योंकि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो ना, गैस के केस में तो 2-3 मॉलिक्यूल नहीं होते, हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो फिर ये मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है, इससे आंसर ज़्यादा प्रिसाइज आता है। और ये मेथड उस वक्त वैलिड है जब आपके पास वैल्यूज़ चंद हो। ठीक है, ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा व्हाट इज़ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसका फार्मूला हम ये जानते हैं पीवी के, इसी चैप्टर में हमने 2 फार्मूले बनाए हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, या अगर आप एक मोल की बात करें गैस की तो पीवी इज इक्वल टू आरटी। एक तो ये फार्मूला है हमारे पास। एक पीवी का वो फार्मूला बना था 1/3 mnc का स्क्वायर, ये काइनेटिक इक्वेशन कहलाती है। और अगर आप एक मोल की बात करें तो 1/3 m, ये जो n होते हैं ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, तो आप ये na भी लिख सकते हैं। तो पीवी के फार्मूले आपने 2 यूज़ किए हैं, पीवी इज इक्वल टू आर टी, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc का स्क्वायर या mnac का स्क्वायर। दोनों पीवी के बराबर हैं, लिहाजा दोनों आपस में बराबर होंगे। आपने इन दोनों को आपस में बराबर कर देना है। आर टी इज इक्वल टू 1/3 mnc का स्क्वायर mna। किसी भी गैस के मैस को अगर आप ये एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाता है मोलर मैस। तो आर टी वैसे ही दैट इज इक्वल टू 1/3 वैसे ही, यह आ जाएगा कैपिटल एम सी का स्क्वायर, या आप 3 उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए जाके 3RT, और m को उधर जाके डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय m इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। ये हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला बन गया। और अगर आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला बनाना चाहते हैं तो दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। सी रूट मीन स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू 3RT डिवाइड बाय m और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। हमारे काम आएगा अगर कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। सपोज मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिज़ाइन किए, फाइंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री। आपको टेम्परेचर गिवन दिया जाएगा और आपको केमिकल गिवन दिया जाएगा, इस गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालें या मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालें। अगर मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछा जाए तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, अगर रूट मीन वाला पूछा जाए तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब इसे बनाते हैं, किस अंदाज में हम इसे चलेंगे लेके। सबसे पहले इसका फार्मूला लिखिए 3RT डिवाइड बाय m स्क्वायर रूट। 3 वैसे R की वैल्यू आपने पुट करनी है 8.31 वाली। R की ये वाली वैल्यू क्यों पुट करनी है? क्योंकि हम यूनिट बनाना चाहते हैं जो कॉमन यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। उसके लिए R की वैल्यू 8.31 जॉल पर केल्विन पर मोल या न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, ये वाली वैल्यू हमारे काम आएगी क्योंकि हमारा यूनिट वो बनेगा जो हमें रिक्वायर्ड होता है। टी की वैल्यू आप हमेशा केल्विन में, तो 27 है, आप इसे केल्विन में जब करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा डिवाइड बाय m मोलर मैस है और आपने इसे इस फार्मूले के लिए, दोबारा मैं बोल रहा हूँ इस फार्मूले के लिए और किसी फार्मूले के लिए आपने इसे किलोग्राम में लेना है। तो ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है 32, आप इसे 1000 पे डिवाइड करेंगे 0.032 किलोग्राम पर मोल। भाई इसे किलोग्राम में क्यों लेना है? इस फार्मूले के लिए, ताकि हमारा रिक्वायर्ड यूनिट बन जाए जो हम बनाना चाहते हैं। अब आप इन्हें देख लीजिएगा, जो भी आंसर आ जाए। ये कैलकुलेशन साथ में स्क्वायर रूट भी आप ले लीजिएगा। कैलकुलेशन तो ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी कैलकुलेटर से। वैसे जो भी आपका गिवन क्वेश्चन होगा ना MD कैट के हवाले से, वो कैलकुलेशन इतनी आसान होगी कि आप ये कर सकेंगे जुबानी। खैर ये जो भी आंसर है, हमें आंसर से सरोकार नहीं है, हमने ये यूनिट बनाना है। अब आप देखिएगा यूनिट कैसे कैंसिल होंगे। ये मोल -1 मोल -1 से, ये केल्विन -1 केल्विन से, ठीक है। बाकी बचा आंसर न्यूटन मीटर और यहाँ पे किलोग्राम, या किलोग्राम ऊपर जाके -1 हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर किलोग्राम। अब जो न्यूटन होता है इसका होता है यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन की जगह मीटर वैसे, पर किलोग्राम वैसे। किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो गया, बाकी बचा मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। तो चूँकि आपने स्क्वायर रूट भी लेना है, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आंसर का भी और यूनिट का भी, मीटर पर सेकंड ये वाला यूनिट बनेगा। यही यूनिट हम बनाना चाहते थे, इसलिए हमने ये मोलर मैस को किलोग्राम में यहाँ पे पुट करना है। तो इसी फार्मूले के लिए, बाकी फार्मूलों में मोलर मैस हमेशा ग्राम में ही पुट करना है आपने। स्टूडेंट्स अब देखिए नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। हमारे पास ये इक्वेशन है PV = nRT, जनरल गैस इक्वेशन, और आप इस इक्वेशन का nRT साइड पे ले जाइए। PV डिवाइड बाय nRT = 1, ये कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर ये इक्वेशन ठीक है तो ये इक्वेशन भी ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाली इसी से ड्राइव की है ना। या आप इस इक्वेशन में 1 मोल गैस की बात करें तो n तो 1 हो जाएगा PV/RT। ये 1 आना चाहिए एक आइडियल गैस के लिए। जो गैस इस इक्वेशन को मानती है उस गैस को इस इक्वेशन को भी मानना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट गैसेस को लेके उनकी PV/RT की वैल्यू निकाली गई। ये निकाली जा सकती है, आप प्रेशर देख लें गैस का क्या रखा है, उसका वॉल्यूम देख लें, R कांस्टेंट, टेम्परेचर देख लें रूम का क्या है, तो आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं।
उसकी पी वी ओवर आर टी की वैल्यूज़ निकाली गई डिफरेंट गैसेस की, और ग्राफ बनाया गया प्रेशर एक्स एक्सिस पे लेके और पी वी ओवर एन आर टी वाई एक्सिस पे लेके। इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए आइडियल गैस के लिए, लिहाजा आइडियल गैस का ग्राफ हमेशा ये स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब ग्राफ बनाए गए तो आम गैसेस ने इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं किया। ये हीलियम गैस का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ऊपर गया, शुरू में करीब था लाइन के, बाद में ज़्यादा डेविएट हो गया। हाइड्रोजन का ग्राफ मज़ीद ऊपर गया, नाइट्रोजन का ग्राफ पहले नीचे और बाद में ऊपर, और कार्बन डाइऑक्साइड ने भी यही काम किया, पहले बहुत ज़्यादा नीचे बाद में बहुत ज़्यादा ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि इन गैसेस ने इस इक्वेशन को नहीं माना, और इस इक्वेशन को नहीं माना इसका मतलब इस इक्वेशन को भी नहीं माना। तो गैसेस ये इक्वेशन नहीं मान रही, ओबे नहीं कर रही, हालांकि आइडियल गैस वो है जो इस इक्वेशन को ओबे करे और स्ट्रेट लाइन बना दे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किसी भी टेम्परेचर पे किया जा सकता है। से 0 डिग्री पे एक्सपेरिमेंट किया था और इसके जो नताइज हैं वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, नहीं है। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट को किसी हाई टेम्परेचर पे करके देखा गया। हाई टेम्परेचर पे नो डाउट गैसेस ने डेविएट किया, लेकिन बहुत कम। हीलियम, हाइड्रोजन बहुत करीब करीब हो गई अब ये गैसेस स्ट्रेट लाइन के। नाइट्रोजन का ग्राफ भी बिल्कुल सुधर गया ऑलमोस्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ी सी ट्रैक पे आ गई। मतलब कि अब हाई टेम्परेचर पर ये गैसेस रेड लाइन के ज़्यादा करीब हैं और लो टेम्परेचर पर रेड लाइन से ज़्यादा दूर थी। तो यहाँ से हम दो नताइज निकाल सकते हैं। गैस रेड लाइन के करीब कब जा रही है, आइडियल के करीब कब जा रही है? दो कंडीशन पर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। आप देखें यहाँ पे लो प्रेशर है तो ये ब्लैक लाइन है रेड लाइन के ज़्यादा करीब है, यहाँ पे हाई प्रेशर है दूर चलेगी। तो लो प्रेशर पे गैस ज़्यादा आइडियल होती है, और हाई टेम्परेचर यहाँ पे देखें लो टेम्परेचर रेड लाइन से ज़्यादा दूर, हाई टेम्परेचर रेड लाइन के ज़्यादा करीब। तो आप ऐसे ही से याद कर सकते हैं LPHT गैस कब आइडियल होगी? LTHT पे, LPHT पे, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, LPHT लो प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस आइडियल हो जाएगी। और आप इसके रिवर्स माइंड में बना लीजिएगा नॉन आइडियल कब होगी, एग्जैक्टली इसकी ऑपोजिट कंडीशन पे। तो एक कंडीशन याद रखिएगा, दूसरी उसके रिवर्स माइंड में सोच लीजिएगा, और दोनों याद करने की जरूरत नहीं, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो गैस होती है ना, सवाल ये है कि कौन सी गैस आइडियल है। कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, ये कंडीशंस होती हैं जो गैस को आइडियल बनाती हैं। एक खास गैस एक खास कंडीशन पे आइडियल बन जाती है, वही खास गैस किसी और कंडीशन पे नॉन आइडियल बन जाती है। तो कंडीशन मैंने आपको बता दी, LPHT लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, गैस आइडियल के करीब बन जाएगी। अब इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? इससे बेशुमार क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखें हमारे पास ये एक गैस है A, ये गैस है B, और ये गैस है C, ABC। हमारे पास तीन डिफरेंट गैसेस हैं ABC। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी गैस सबसे ज़्यादा आइडियल है, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल है। आपका जो ऑर्डर है करेक्ट वो बताएं। A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, तो ये राइट ऑर्डर होगा। A सबसे ज़्यादा आइडियल, फिर B, फिर C। अगर पूछा जाए किस गैस में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, अट्रैक्शन का ऑर्डर बताएं। तो अट्रैक्शन किस गैस में सबसे ज़्यादा होगी? नॉन आइडियल में। अब नॉन आइडियल कौन सी है सबसे ज़्यादा? C, उसके बाद B, उसके बाद A। अगर पूछा जाए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा आइडियल या जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, तो जो आइडियल गैस होगी वही फॉलो करेगी ना, तो फिर ये ऑर्डर आ जाएगा। कौन सी गैस PV = NRT को फॉलो नहीं कर रही, तो फिर ये ऑर्डर आ जाएगा।
कौन सी गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ऊपर है? तमाम गैसेस का 1 से ऊपर जा रहा है। कौन सी गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से नीचे है? तो जो ग्राफ नीचे जा रहे हैं बी का और सी का जा रहा है, बी एंड सी ऑप्शन आ सकता है। इसमें बेशुमार क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसी अंदाज में मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, ए बी सी नहीं लेते हम। तीन गैस सेम गैस है और तीन डिफरेंट टेम्परेचर हैं। सपोज हमारे पास जो टेम्परेचर है ये है T1, ये है T2, ये है T3। तो आपने सही ऑर्डर बताना है भाई इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा है, कौन सा सबसे कम है। तो T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ये कैसे पता चला? क्योंकि T3 पे गैस रेड लाइन के करीब है, आइडियल है। और अभी हमने देखा हाई टेम्परेचर पे गैस आइडियल होती है। इसका मतलब T3 सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर है क्योंकि गैस आइडियल के करीब है। उसके बाद T2, उसके बाद T1। स्टूडेंट्स अब देखिएगा PV ओवर nRT इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए आइडियल गैस में। अगर 1 नहीं आती, क्यों नहीं आती, वैल्यूज़ क्या आ सकती हैं, वो सारा डिस्कस करते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास, PV ओवर nRT, इसकी वैल्यू 1 आ गई, गैस आइडियल है और बात ही ख़त्म हो गई। प्रॉब्लम उस वक्त हुआ जब PV ओवर nRT की वैल्यू 1 नहीं आई। अगर उसकी वैल्यू 1 नहीं आई तो आपके पास दो ऑप्शन है, ग्रेटर दैन 1, 1 से ज़्यादा आ सकती है, लेस दैन 1, 1 से कम आ सकती है। जब भी PV ओवर nRT की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए तो ग्राफ ने इस रेड लाइन आइडियल गैस वाले से ऊपर जाना है और इसे कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। अगर PV ओवर nRT की वैल्यू 1 से कम आ जाए तो ग्राफ ने हमेशा इस रेड लाइन से नीचे आना होता है, इसे कहा जाता है नेगेटिव डेविएशन। अब देखें 1 से वैल्यू ज़्यादा कब आती है? जब PV ओवर nRT, वैसे तो ये दोनों बराबर होते हैं, बराबर होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाते हैं और 1 आंसर आ जाता है। लेकिन अगर PV ओवर nRT बराबर ना हो, बल्कि मैं एग्जांपल सपोज करता हूँ कि ये 50 है, ये 2 है, बराबर नहीं है, तो आंसर 1 से ज़्यादा आएगा 25। आंसर 1 से ज़्यादा उस वक्त आता है जब PV ऊपर वाला फैक्टर ज़्यादा हो जाए नीचे वाले फैक्टर से। इसका मतलब है कि PV ग्रेटर देन nRT, आंसर 1 से ज़्यादा आ जाएगा। अब इस बात का क्या मतलब है PV ग्रेटर देन nRT? यहाँ पे देखिए हमारे पास एक गैस है जिसका प्रेशर 2 atm है, वॉल्यूम 1 लीटर है। आपने प्रेशर को डबल कर दिया। जैसे ही आप गैस के प्रेशर को डबल करते हैं आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका वॉल्यूम आधा रह जाएगा, और जब आधा रह जाता है तो PV कांस्टेंट आता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.52, PV कांस्टेंट आ गया। तो आप ये गैस से एक्सपेक्ट करते हैं कि गैस को जितना दबाया जाएगा उतनी दब जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम होता है। यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ख़ास हद तक तो वो दबते रहते हैं, एक ख़ास हद के बाद वो कंप्रेस होना छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है किसी मजलूम पर कितना की जुल्म आप कर सकते हैं, एक ख़ास हद आएगी जिसके बाद वो आपके ख़िलाफ़ बगावत कर देगा कि भाई अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता आपका जुल्म। यही काम गैस के मॉलिक्यूल करते हैं, एक ख़ास हद के बाद वो बगावत शुरू कर देते हैं और दबने से इनकार कर देते हैं। जब वो दबने से इनकार कर देते हैं तो आप प्रेशर तो डबल करेंगे, उसका वॉल्यूम आधा नहीं रहेगा। होना तो ये चाहिए प्रेशर डबल किया वॉल्यूम आधा रह जाए। अब आप प्रेशर डबल करेंगे वॉल्यूम हाफ नहीं रहेगा, तो PV का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम हाफ नहीं होगा, तो कांस्टेंट नहीं रहेगा PV। ये पहले 2 आ रहा था तो 2 से बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यही वजह है कि nRT के मुकाबले में ये बढ़ गया। ये वाला फैक्टर उस वक्त आएगा जब गैस के मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम है ये डेविएट करे, दबने से इनकार कर दे। और आप जानते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पोस्टुलेट है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। अब ये नेग्लिजिबल नहीं है तो वो पोस्टुलेट यहाँ पे आगे रॉन्ग हो जाता है। एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, गैस इस पॉइंट को नहीं मानती। और जब गैस इस बात को नहीं मानती तो वो डेविएशन स्टार्ट कर देती है। एक चीज़ देखिएगा,
ये जो पॉजिटिव डेविएशन है ये हर गैस ने की, तो दुनिया की हर गैस अगर वो आइडियल बिहेव नहीं कर रही तो पॉजिटिव डेविएशन लाजमी शो करेगी। ईच एंड एवरी गैस शो पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन एक्चुअल वॉल्यूम की वजह से है, और हर गैस के मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम होता है और वो नेग्लिजिबल नहीं होता। ये पॉइंट कोई भी गैस ओबे नहीं करती। हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम की पॉजिटिव डेविएशन नहायत कम है क्योंकि इनका साइज बहुत कम है। तो पॉजिटिव डेविएशन साइज पे डिपेंड कर रही है, जिनका साइज ज़्यादा है उनमें ज़्यादा, जिनका साइज कम है उनमें कम। अब आ जाए नेगेटिव डेविएशन पे। पीवी ओवर एनआरटी लेस देन 1। कब लेस देन 1 होगा? जब इसमें पीवी की वैल्यू एनआरटी से कम हो जाएगी। पीवी लेस देन एनआरटी, और जब पीवी की वैल्यू एनआरटी से कम हो जाएगी इसका मतलब है जो ऊपर वाला फैक्टर है ये कम हो गया। फर्स्ट करें ये 50 है और ये नीचे वाला 100 हो गया, तो अब आंसर 1 से कम आएगा, 1/2 0.5। इसका मतलब पीवी कम हो गया, एनआरटी ज़्यादा हो गया। पीवी कम क्यों हो गया? जब आपने गैस को कंप्रेस किया तो उसका वॉल्यूम हाफ रह जाता है, प्रेशर डबल करते हैं वॉल्यूम हाफ रह जाता है, हम जानते हैं। लेकिन अगर गैस में अट्रैक्शन हो, आप जैसी प्रेशर डबल करेंगे उसे दबाएंगे वो एकदम ज़्यादा दब जाएगी, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा करीब आके जुड़ जाएंगे। एकदम ज़्यादा दबने की वजह से प्रेशर डबल करने पे वॉल्यूम आधे की बजाय उससे भी कम हो गया, 0.25 रह गया, जैसे भी कम रह गया, तो पीवी का आंसर कम हो जाएगा। ये जो पीवी का आंसर एनआरटी से कम हुआ इसकी रीज़न है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस में अट्रैक्शन आई और अट्रैक्शन आने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल क्या हो गए? कंप्रेस हो गए। ठीक है, इसे नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। ये अट्रैक्शन की वजह से आती है। नेगेटिव डेविएशन बाज़ गैसेस में आती है, बाज़ में नहीं आती। आप देखें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में आई, बाकियों में नहीं आई। अट्रैक्शन या नेगेटिव डेविएशन का रीज़न दो हैं, या तो पोलैरिटी या साइज। क्योंकि अट्रैक्शन या तो पोलैरिटी पे डिपेंड करेगी या साइज पे। जो गैसेस पोलर हैं वो नेगेटिव डेविएशन ज़्यादा शो करेंगी। अगर पोलैरिटी का फैक्टर नहीं आ रहा तो जो गैसेस का साइज बड़ा है, जिन गैसेस का, वो नेगेटिव डेविएशन ज़्यादा शो करेंगी, क्योंकि जिनमें साइज बड़ा होता है उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। और जो पॉजिटिव डेविएशन थी वो साइज पे डिपेंड कर रही थी, नेगेटिव डेविएशन साइज पे भी डिपेंड कर रही है, पोलैरिटी पर भी डिपेंड कर रही है। अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये 4 गैसेस हैं, ए बी सी डी। और इनकी पीवी ओवर एनआरटी की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू लिखी है। ए की है 1.4, बी की है 0.8, सी की 1.6 और डी की 0.4। हमने बनाना है इनका ऑर्डर ऑफ डेविएशन कि कौन सी गैस कितना डेविएट करेगी। तो हमारा जो आंसर है आइडियल गैस का वो 1 होना चाहिए। इनमें से कोई भी आंसर 1 नहीं है, तमाम डेविएट करेंगी। हमने देख रहे हैं सबसे बड़ा आंसर कितना है, सबसे छोटा आंसर कितना है। तो आप देखें सी और डी डेविएशन बराबर है, 1 से 0.6 ज़्यादा, 1 से 0.6 कम। ठीक है, ज़्यादा और कम दोनों इतनी बराबर ही नॉन आइडियल है। इसके बाद ए की वैल्यू 0.4 ज़्यादा 1 से, इसके बाद बी की वैल्यू 1 से 0.2 कम। तो ये इसका ऑर्डर है। अब पूछा जा सकता है किस गैस में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। भाई जिनमें ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से नीचे है ना, उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो डी में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बी, उसके फिर जो दूसरे हैं क्योंकि वो तो ऊपर हैं तो वो साइज की वजह से हैं, तो अट्रैक्शन की वजह से यही ऑर्डर बनेगा, डी ग्रेटर देन बी। अब आप देखें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा आइडियल है, जिसकी वैल्यू 1 से बहुत करीब है। तो 1 से सबसे ज़्यादा करीब इसकी वैल्यू है बी की, ये सबसे ज़्यादा आइडियल है बाकी तमाम गैसेस के मुकाबले में। तो आप इस अंदाज में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिस्कस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए वॉन डेर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी
आइडियल गैस के बारे में होना चाहिए, लेकिन अक्सर गैसेस इस इक्वेशन को नहीं मान रही, और जब इस इक्वेशन को नहीं मान रही तो पी वी ओवर एन आर टी का आंसर उनका 1 नहीं आ रहा, या तो ग्राफ आइडियल लाइन से ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था। तो वॉन डेर वाल ने बताया कि मैं एक नई इक्वेशन बनाता हूँ जिसमें मैं प्रेशर को ठीक करूँगा, वॉल्यूम को ठीक करूँगा, और ये नई इक्वेशन तमाम रियल गैसेस ओबे करेंगी। क्योंकि प्रॉब्लम है पीवी के साथ, हमने डिस्कस किया पीवी या तो एनआरटी से ज़्यादा हो जाता है, पीवी एनआरटी से कम हो जाता है। पीवी एनआरटी से ज़्यादा कब होता है? जब गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो प्रॉब्लम करता है। पीवी एनआरटी से कम कब हो जाता है? जब गैस में अट्रैक्शन आ जाती है, अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखें, पहले हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम करेक्शन। हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे पिक किए और मैं इनका वॉल्यूम देखना चाहता हूँ। एक तो होता है इनका एक्चुअल वॉल्यूम, वीएम से जाहिर किया जाता है, और ये एक्चुअल वॉल्यूम असल में वो वॉल्यूम है जब गैस के मॉलिक्यूल में खाली जगह बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। आप इन्हें इतना क्लोज पैक करें, इतनी फोर्स के साथ कि इनमें एम्प्टी स्पेस ना हो, लाइक सॉलिड की तरह बन जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली हम बना रहे हैं एक्चुअल वॉल्यूम, थ्योरेटिकल है, ठीक है, आपने बना लिया। फर्स्ट करें, इसका आंसर आ गया 5cm3। ये था थ्योरेटिकल, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आप ये समझ लें कि थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकल। अब प्रैक्टिकली फिर क्या पॉसिबल है? प्रैक्टिकली जब आप गैस को इस अंदाज में कंप्रेस करना शुरू करते हैं तो एक ख़ास हद के बाद गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं होते। अब वो इनकार कर देते हैं दबने से। मिसाल के तौर पे इनके दरमियान अभी ये खाली जगह है और अब ये मज़ीद नहीं दब रहे। आप जितना मर्ज़ी प्रेशर लगाएं, आप प्रेशर लगाएंगे सिलेंडर फट सकता है, लेकिन ये मज़ीद कंप्रेस नहीं होंगे। ये जो गैस के मॉलिक्यूल का प्रैक्टिकली वॉल्यूम आया जो मज़ीद कंप्रेस नहीं हो रहा, इसे बोला जाता है नॉन कंप्रेसिबल वॉल्यूम, इसी को बोला जाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इसी को बोला जाता है इफेक्टिव वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम ये V से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू इसके मुकाबले में ज़्यादा आएगी, कितनी ज़्यादा आएगी? नियर अबाउट 20cm3। कहा जाता है B इज इक्वल टू नियर अबाउट 4Vm। ये वाला 4 गुना होता है इसके मुकाबले में, मतलब बाकी इसमें खाली जगह होती है, ठीक है। B इज इक्वल टू 4Vm। अगर B का आंसर आपका 20 आया है तो Vm का आंसर तकरीबन 5 के करीब है आपका, ठीक है। एक तो हमने ये चीज़ समझ ली एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है और एक्चुअल वॉल्यूम क्या है। दूसरी बात, ठीक है, आपके पास एक गैस है सिलेंडर में, आपने, ये भी थ्योरेटिकल में बात कर रहा हूँ, ये गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, आपने बाय हैंड इन्हें पिक किया और यहाँ साइड पर लगा दी, जैसे ढेर लगा दे। अब इस बर्तन में आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक ये B, एक ये फ्री, सारी जगह खाली है और थोड़ा सा ये B है गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल इस बर्तन में चीज़ें हैं क्या क्या है? V फ्री खाली जगह है और B है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि V फ्री कितना है, कितने मॉलिक्यूल के लिए खाली जगह दस्तयाब है, तो B उधर जाकर माइनस करना पड़ेगा, V वेसल माइनस B। तो ये हमने फार्मूला बनाया गैस के मॉलिक्यूल को कितनी जगह दस्तयाब होती है आज़ाद फिरने के लिए, पूरा बर्तन नहीं होता, उसमें से आपको B माइनस करना पड़ता है। तो ये देखें V माइनस B। अगर आप N मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो आप यहाँ B के साथ N भी लगा सकते हैं, N नंबर ऑफ मोल्स, ठीक हो गया। तो V फ्री इज इक्वल टू B माइनस एन बी, B माइनस एन बी, ये हमारी पहली करेक्शन बन गई। अब आ जाए प्रेशर करेक्शन पे। एक गैस का मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहा है बर्तन की दीवार से और वो आइडियल गैस है, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो ये P आइडियल, इसका जो आइडियल प्रेशर है, ये इफेक्टिव प्रेशर है, वो 20 है। मैंने सपोज कर लिया जितनी ताकत से जा रहा है उतनी ताकत से प्रेशर लगा देगा। अब एक ऐसी गैस सपोज करते हैं जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक मॉलिक्यूल है A टाइप और स्ट्राइक करने जा रहा है, प्रेशर लगाने जा रहा है दीवार के साथ, लेकिन B टाइप मॉलिक्यूल इसे अंदर से खींच रहे हैं। जब B टाइप मॉलिक्यूल इसे अंदर से खींच रहे हैं, अब क्या होगा, इसकी अट्रैक्शन की वजह से इसका प्रेशर दीवार पे उतना नहीं लगेगा जितना यहाँ पे लग रहा था, ठीक है। अब इसका जो प्रेशर यहाँ पे लगा, मैंने इसे P का नाम दे दिया। फर्ज करें ये है 14,
इसमें कितनी कमी होगी 20 के मुकाबले में 6 की कमी। ये जो कमी है किस वजह से हुई, अट्रैक्शन की वजह से मैंने पी डैश का नाम दिया। तो आपके सामने फार्मूला है पी जो प्रेशर लगा प्लस पी डैश इज इक्वल टू पी आई जो प्रेशर लगना चाहिए था। या अगर आप वैल्यू से समझें 14 + 6 इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास प्रेशर का फार्मूला बन गया, P इज इक्वल टू पी प्लस पी डैश। अब हम इसमें समझेंगे P डैश क्या है। P डैश क्या है, अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर में कमी। तो यहाँ लिख देते हैं P डैश रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन को। अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है, अट्रैक्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल पे। ए टाइप और बी टाइप मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कितनी है। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें ये 2-3 मॉलिक्यूल्स हैं और एक हमारे पास कंटेनर है, इसमें यहाँ पे सैकड़ों या हज़ारों मॉलिक्यूल हैं। तो आप बताइए किस वाले में अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये 1 वाले में या 2 वाले में। तो ऑब्वियसली 2 वाले में अट्रैक्शन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है ना, अट्रैक्शन कंसंट्रेशन ए टाइप और बी टाइप पे डिपेंड करती है। तो पी डैश डायरेक्ट है सी के, कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम एन ओवर वी। तो पी डैश डायरेक्ट है एन स्क्वायर ओवर वी का स्क्वायर। आप यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, पी डैश इज इक्वल टू ए एन का स्क्वायर ओवर वी का स्क्वायर। ए कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है और ये अट्रैक्शन के बारे में ही बताता है। स्टूडेंट अब देखिएगा ए और बी जो अभी हमने कैलकुलेट किए थे, ए क्या है अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ये नॉन आइडियलिटी के डायरेक्ट होते हैं। जितनी वैल्यू ए की ज़्यादा उतनी गैस नॉन आइडियल, जितनी वैल्यू बी की ज़्यादा उतनी गैस नॉन आइडियल। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बहुत कम है, तो हाइड्रोजन और हीलियम तकरीबन आइडियल के करीब हैं बिकॉज दे हैव लेस वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ऐसी कोई गैस नहीं है जो कि ए और बी की वैल्यू ज़ीरो रखती हो। तकरीबन ज़ीरो है इनके केस में, लेकिन एग्जैक्टली ज़ीरो किसी गैस की नहीं है, इसलिए कोई भी गैस एग्जैक्टली आइडियल नहीं है। बी जो है इसके यूनिट क्योंकि वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम dm3 पर मोल या मीटर क्यूब पर मोल इसका ऐसा ही यूनिट है। बी किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा ये साइज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो क्लोरीन ज़्यादा नॉन आइडियल है फ्लोरीन के मुकाबले में, या क्लोरीन की बी की वैल्यू ज़्यादा होगी फ्लोरीन क्योंकि क्लोरीन का साइज़ बड़ा है। ये देखें नॉन आइडियलिटी, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन। तो जीनोन सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल, हीलियम सबसे ज़्यादा आइडियल। प्रोपेन ज़्यादा नॉन आइडियल है इथेन से और वो ज़्यादा नॉन आइडियल है मीथेन से। इसका बी सबसे ज़्यादा, इसका बी सबसे कम इनमें। क्यों? क्योंकि बी साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना साइज़ बड़ा उतना बी ज़्यादा उतनी गैस नॉन आइडियल। अगर कार्बन बराबर रखें जैसे एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, तो जो स्टेट चेन होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है ब्रांच के मुकाबले में। तो एन ब्यूटेन ज़्यादा नॉन आइडियल है आइसोब्यूटेन के मुकाबले में। अब यहाँ पे आ जाइए, ए रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। इसकी यूनिट ATM DM6 मोल -2, ये ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर 4 मोल -2। नॉन आइडियलिटी, पोलर हमेशा ज़्यादा नॉन आइडियल होगी नॉन पोलर के मुकाबले में। मिसाल के तौर पे SO2 पोलर है, इस पर लोन पेयर होता है, नॉन आइडियल है CH4 के मुकाबले में। अगर तमाम गैसेस हों ही नॉन पोलर तो फिर आपने साइज वाला फैक्टर देखना है। देखें ये नॉन आइडियल है इसके मुकाबले में, ये इसके मुकाबले में, ये इसके मुकाबले में, क्योंकि इसमें 3 एटम थे। एटम जितने हो उतना साइज बढ़ा। इसमें 2 एटम थे, इसमें 2 एटम थे, इसमें 1 एटम है। तो क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है हाइड्रोजन से, तो आपने देखना है नंबर ऑफ एटम को। अगर सारी की सारी नॉन पोलर हो तो फिर आपने नंबर ऑफ एटम को देखना है। अगर पोलर हो तो फिर पोलर ज़्यादा नॉन आइडियल होगी, नॉन पोलर से फिर आपने नंबर ऑफ एटम को नहीं देखना। देखें इसमें 3 एटम है, इसमें 5 एटम है, लेकिन क्योंकि ये पोलर थी तो आपने पोलर को हमेशा ज़्यादा नॉन आइडियल समझना है नॉन पोलर के मुकाबले में। लेकिन जब सारी नॉन पोलर हो फिर आपने नंबर ऑफ एटम को देखना है। तो अमोनिया पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में ज़्यादा नॉन आइडियल है, तो ये मैं नॉन आइडियलिटी फैक्टर लिख रहा हूँ, ये ऑर्डर नॉन आइडियल का है। अब देखें एक एग्जाम्पल है अमोनिया, ये ए और बी की वैल्यू किसी गैस की आपने याद नहीं करनी, या तो ये गिवन दी जाएगी या इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप उसके बगैर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। देखिए हमने ए और बी की वैल्यू के बगैर ही अंदाज़ा लगाया तमाम गैसेस का। अमोनिया
ए की वैल्यू 4.17, कार्बन डाइऑक्साइड ए की वैल्यू 3.59। तो ए की वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की कम है, अमोनिया की ज़्यादा है। बी की वैल्यू 0.03, अमोनिया की कम, 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा। तो ए की वैल्यू ज़्यादा है, ए की बी की वैल्यू ज़्यादा है। अब क्या करें, जब भी ये कंट्राडिक्शन आ जाए आपने ए की वैल्यू को प्रेफर करना है, इसी से जवाब निकालना है। तो अमोनिया की ए की वैल्यू ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की ए की वैल्यू कम है, लिहाजा अमोनिया ज़्यादा नॉन आइडियल है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में, या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आइडियल है अमोनिया के मुकाबले में, मोर आइडियल, मोर नॉन आइडियल। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, कौन सी गैस आइडियल होगी, कौन सी गैस नॉन आइडियल होगी, इनका कंपैरिजन आ जाए तो आपने साइज देखना है, जिसका साइज बड़ा उतनी ही नॉन आइडियल। आपने पोलैरिटी देखनी है, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा उतनी ही नॉन आइडियल। ठीक हो गया, ये माइंड में रखिएगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।